नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी विचित्र होली। होली का दिन था। मिस्टर एबी क्रॉस शिकार खेलने गए हुए थे। साइस, अर्दली, मेहतर, भिस्ती, ग्वाला, धोबी सब होली मना रहे थे। सबों ने साहब के जाते ही खूब गहरी भंग चढ़ाई थी और इस समय बगीचे में बैठे हुए होली फाग गा रहे थे। पर रह रहकर बंगले के फाटक की तरफ झांक लेते थे कि साहब आ तो नहीं रहे। इतने में शेख नूर अली आकर सामने खड़े हो गए। साइस ने पूछा, कहो खान सामा जी, साहब कब आएंगे? नूर अली बोला, उनका जब जी चाहे आए। मेरा आज इस्तीफा है, अब इसकी नौकरी न करूंगा। अर्दली ने कहा, ऐसी नौकरी फिर न पाओगे। 4 पैसे की आमदनी ऊपर हो जाती है, नाहक छोड़ते हो। नूर अली, अजी लानत भेजो, अब मुझसे गुलामी न होगी। यह हमें जूतों से ठुकराए और हम इनकी गुलामी करें। आज यहाँ से डेरा कूच है। आओ, तुम लोगों की दावत करो, चले आओ, कमरे में आराम से मेज पर डट जाओ। वह बोतलें पिलाऊं कि जिगर ठंडा हो जाएगा। साइस, और जो कहीं साहब आ जाएं। नूर अली, वह अभी नहीं आने का, चले आओ। साहबों के नौकर प्रायः शराबी होते हैं। जिस दिन से साहब के यहाँ गुलामी लिखाई, उसी दिन से यह बला उनके सिर पड़ जाती है। जब मालिक स्वयं बोतल की बोतल उड़ेल जाता है तो भला नौकर क्यों चूकने लगे। यह निमंत्रण पाकर सब के सब खिल उठे। भंग का नशा चढ़ा ही हुआ था। ढोल मजीरे छोड़ छोड़ कर नूर अली के साथ चले और साहब के खाने के कमरे में कुर्सियों पर आ बैठे। नूर अली ने विस्की की बोतल खोलकर ग्लास भरे और चारों ने चढ़ाना शुरू कर दिया। ठर्रा पीने वाले ने जब यह मजेदार चीजें पाई तो ग्लास लुढ़काने लगे। खान सामा भी उत्तेजित करता जाता था। जरा देर में सबों के सिर फिर गए। भाई जाता रहा। एक ने होली छेड़ी, दूसरे ने सुर मिलाया, गाना होने लगा। नूर अली ने ढोल मजीरा लाकर रख दिया। वही मजलिस जम गई। गाते गाते एक उठकर नाचने लगा, दूसरा उठा, यहाँ तक कि सबके सब कमरे में चौकड़ियां भरने लगे। हू हक मचने लगा। कबीर, फाग, चौताल, गाली गलौज, मार पीट, बारी बारी सबका नंबर आया। सब ऐसे निडर हो गए मानो अपने घर में है। कुर्सियां उलट गई, दीवारों पर की तस्वीरें टूट गई। एक ने मेज उलट दी, दूसरे ने रिकाबियों को गेंद बनाकर उछालना शुरू कर दिया। यहाँ यही हंगामा मचा हुआ था कि शहर के रईस लाला उजागरमल का आगमन हुआ। उन्होंने यह कौतुक देखा तो चकराए। खानसामे से पूछा, यह क्या गोलमाल है? शेख जी, साहब देखेंगे तो क्या कहेंगे? नूर अली, साहब का हुक्म ही ऐसा है तो क्या करें। आज उन्होंने अपने नौकरों की दावत की है, उनसे होली खेलने को भी कहा है। सुनते हैं लाल साहब के यहाँ से हुक्म आया है कि रियाया के साथ खूब रब्त जब्त रखो, उनके त्योहारों में शरीक हो। तभी तो यह हुक्म दिया है, नहीं तो उनके मिजाज ही न मिलते थे। आइए, तशरीफ रखिए, निकालो कोई मजेदार चीज। अभी हाल में विलायत से पार्सल आया है। राय उजागरमल बड़े उदार विचारों के मनुष्य थे। अंग्रेजी दावतों में बेधड़क शरीक होते थे। रहन सहन भी अंग्रेजी ही था और यूनियन क्लब के तो वो एकमात्र कर्ता ही थे। अंग्रेजों से उनकी खूब छनती है और मिस्टर क्रॉस तो उनके परम मित्र ही थे। जिलाधीश चाहे वह कोई हो, सदैव उनकी घनिष्ठता रहती थी। नूर अली की बातें सुनते ही एक कुर्सी पर बैठ गए और बोले, अच्छा यह बात है, हाँ तो फिर निकालो कोई मजेदार चीज, कुछ गजल भी हो। नूर अली, हुजूर, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। लाला साहब कुछ तो घर से ही पीकर निकले थे। यहाँ कई ग्लास चढ़ाए तो जुबान लड़खड़ाते हुए बोले, क्यों नूर अली, आज साहब होली खेलेंगे? नूर अली, जी हाँ। उजागर, लेकिन मैं रंग वंग तो लाया नहीं। भेजो चटपट किसी को मेरी कोठी से, रंग पिचकारी वगैरह लाए साइज से। क्यों घसीटे, आज तो बड़ी बहार है। घसीटे, बड़ी बहार है, बड़ी बहार है, होली है। उजागर गाते हुए, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी, खूब पिचकारी चलाऊंगा। घसीटे, खूब अबीर लगाऊंगा, ग्वाला खूब गुलाल उड़ाऊंगा। धोबी, बोतल पर बोतल चढ़ाऊंगा। अर्दली, खूब कबीरे सुनाऊंगा। उजागर, आज साहब के साथ मेरी होली मचेगी। नूर अली, अच्छा सब लोग संभल जाओ, साहब का मोटर आ रहा है। सेठ जी,
यह लीजिए, मैं दौड़कर रंग पिचकारी लाया, बस एक चौताल छेड़ दीजिए और जैसे ही साहब कमरे में आए उन पर पिचकारी छोड़िए और दूसरे से तुम लोग भी उनके मुंह में गुलाल मलो, साहब मारे खुशी के फूले जाएंगे। वह लो, मोटर हाथे में आ गया, होशियार। मिस्टर क्रॉस अपनी बंदूक हाथ में लिए मोटर से उतरे और लगे आदमियों को बुलाने, पर वहां तो जोरों से चौताल हो रहा था। सुनता कौन है, चकराए। यह मामला क्या है? क्या सब मेरे बंगले में गा रहे हैं? क्रोध से भरे हुए बंगले में दाखिल हुए तो डाइनिंग रूम से गाने की आवाजें आ रही थी। अब क्या था? जामे से बाहर हो गए, चेहरा विकृत हो गया, हंटर उतार लिया और डाइनिंग रूम की ओर बढ़े। लेकिन अभी तक एक कदम दरवाजे से बाहर ही था कि सेठ उजागरमल ने पिचकारी छोड़ी। सारे कपड़े तर हो गए, आंखों में भी रंग घुस गया। आंखें पोंछ ही रहे थे कि साइस ग्वाला सब के सब दौड़े और साहब को पकड़कर उनके मुंह में रंग मलने लगे। धोबी ने तेल की कालिक का पाउडर लगा दिया। साहब के क्रोध की सीमा न रही। हंटर लेकर सबों को अंधाधुंध पीटने लगे। बेचारे सोचे हुए थे कि साहब खुश होकर इनाम देंगे। हंटर पड़े तो नशा हिरन हो गया, कोई इधर भागा कोई उधर। सेठ उजागरमल ने यह रंग देखा तो ताड़ गए। नूर अली ने झांसा दिया, एक कोने में दुबक गए। जब कमरा नौकरों से खाली हो गया तो साहब उनकी ओर बढ़े। लाला साहब के होश उड़ गए, तेजी से कमरे से बाहर निकले और सिर पर पैर रखकर बेहताशा भागे। साहब उनके पीछे दौड़े। सेठ जी की फिटन फाटक पर खड़ी थी। घोड़े ने धम धम खटपट सुनी तो चौंका, कनौतियां खड़ी की और फिटन को लेकर भाग गया। विचित्र दृश्य था। आगे आगे फिटन, उनके पीछे सेठ उजागरमल, उनके पीछे हंटरधारी मिस्टर क्रॉस। तीनों बकटूट दौड़े चले जाते थे। सेठ जी एक बार ठोकर खाकर गिरे, पर साहब के पहुंचते पहुंचते संभल कर उठे। हाथे के बाहर सड़क तक घुड़दौड़ रही। अंत में साहब रुक गए, मुंह में कालिख लगाए। अब और आगे जाना हास्यजनक मालूम हुआ। यह विचार हुआ कि सेठ जी को काफी सजा मिल चुकी है, अपने नौकरों की खबर लेना भी जरूरी था। लौट गए। सेठ उजागरमल की जान में जान आई, बैठकर हाँफने लगे। घोड़ा भी ठिठक गया। कोचवान ने उतरकर उन्हें संभाला और गोद में उठाकर गाड़ी पर बैठा दिया। लाला उजागरमल शहर के सहयोगी समाज के नेता थे। उन्हें अंग्रेजों की भावी शुभकामनाओं पर पूर्ण विश्वास था। अंग्रेजी राज्य की तामीली, माली और मुल्की तरक्की के राग गाते रहते थे। अपनी वक्तृताओं में सहयोगियों को खूब फटकारा करते थे। अंग्रेजी में इधर उनका आदर सम्मान विशेष रूप से होने लगा था। कई बड़े बड़े ठेके जो पहले अंग्रेज ठेकेदारों को ही मिला करते थे, उन्हें भी दे दिए गए थे। सहयोग ने उनके मान और धन को खूब बढ़ाया था। अतएव मुंह से चाहे वो असहयोग की कितनी ही निंदा करें, पर मन में उसकी उन्नति चाहते थे। उन्हें यकीन था कि असहयोग एक हवा है, जब तक चलती रहे उसमें अपने गीले कपड़े सुखा लें। वह असहयोगियों के कृत्यों का खूब बड़ा बड़ा कर बयान किया करते थे और अधिकारियों के कृत्यों को इन गड़ी हुई बातों पर विश्वास करते देखकर दिल में उन पर खूब हंसते थे। जो जो सम्मान बढ़ता था, उनका आत्माभिमान भी बढ़ता था। वह अब पहले की बाती भीरू न थे। गाड़ी पर बैठे तो जरा सांस फूलना बंद हुआ तो इस घटना की विवेचना करने लगे। अवश्य नूर अली ने मुझे धोखा दिया, उसकी असहयोगियों से भी मिली भगत है। यह लोग होली नहीं खेलते तो इनका इतना क्रोधान्वित होना इसके सिवाय और क्या बतलाता है? हमें यह लोग कुत्तों से बेहतर नहीं समझते। इनको अपने प्रभुत्व का कितना घमंड है। यह मेरे पीछे हंटर लेकर दौड़े। अब विदित हुआ कि यह जो मेरा थोड़ा बहुत सम्मान करते थे, वह केवल धोखा था। मन में यह हमें अब नीच और कमीना समझते हैं। लाल रंग कोई बाण नहीं था। हम तो इतने दिनों से गिरजे जाते रहे और ये हमें गालियां देते रहे। वह हमारा त्योहार नहीं है, पर एक जरा सा रंग छोड़ देने पर इतना बिगड़ उठा। हाँ, इतना अपमान। मुझे उसके सामने ताल ठोक कर खड़ा हो जाना चाहिए था। भागना कायरता थी। इसी से यह सब शेर हो जाते हैं। कोई संदेह नहीं कि यह सब हमें मिलाकर असहयोगियों को दबाना चाहते हैं। इनकी यह विनयशीलता और सज्जनता केवल अपना मतलब गांठने के लिए है। इनकी निरंकुशता, इतना गर्व वही है, जरा भी अंतर नहीं। सेठ जी के हृदयगत भावों ने उग्र रूप धारण किया। मेरी यह अधोगति अपने अपमान की याद रह रहकर उनके चित्त को विह्वल कर रही थी। यह मेरे सहयोग का फल है। मैं इसी योग्य हूँ।
मैं उनकी सौहार्दपूर्ण बातें सुन सुनकर फूला न समाता था। मेरी मंद बुद्धि को इतना भी न सूझता था कि स्वाधीन और पराधीन में कोई मेल नहीं हो सकता। मैं असहयोगियों की उदासीनता पर हंसता था। अब मालूम हुआ कि वे हास्यास्पद नहीं हैं, मैं स्वयं निंदनीय हूँ। वह अपने घर न जाकर सीधे कांग्रेस कमेटी के कार्यालय की ओर लपके। वहां पहुंचे तो एक विराट सभा देखी। कमेटी ने शहर में छूत अछूत छोटे बड़े सबको होली का आनंद मनाने के लिए निमंत्रित किया था। हिंदू मुसलमान साथ साथ बैठे हुए प्रेम से होली खेल रहे थे। फल भोज का भी प्रबंध किया जाता था। इस समय व्याख्यान हो रहा था। सेठ जी गाड़ी से तो उतरे, पर सभा स्थल में जाते संकोच होता था। ठिठकते हुए धीरे से जाकर एक ओर खड़े हो गए। उन्हें देखकर लोग चौंक पड़े। सबके सब विस्मित होकर उंगलियां तापक गए। वो खुशामदियों के आश्चर्य आज यहाँ कैसे भूल पड़े? इन्हें तो किसी सहयोगी सभा में राजभक्ति का प्रस्ताव पास करना चाहिए था। शायद भेद लेने आए हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उन्हें चिढ़ाने के लिए लोगों ने कहा, कांग्रेस की जय। उजागरमल ने उच्च स्वर में कहा, असहयोग की जय। फिर ध्वनि हुई, खुशामदियों की शय। सेठ जी ने उच्च स्वर में कहा, जी हुजूरों की शय। यह कहकर वह समस्त उपस्थित जनों को विस्मय में डालते हुए मंच पर जा पहुंचे और गंभीर भाव से बोले, सज्जनों, मित्रों, मैंने अब तक आपसे असहयोग किया था, मुझे क्षमा कीजिए। सच्चे दिल से आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे घर का भेदी, जासूस या विभीषण न समझिए। आज मेरी आंखों के सामने से पर्दा हट गया। आज इस पवित्र प्रेममयी होली के दिन मैं आपसे प्रेमालिंगन करने आया हूँ। अपनी विशाल उदारता का आचरण कीजिए। आपसे द्रोह करने का आज मुझे दंड मिल गया। जिलाधीश ने आज मेरा घोर अपमान किया। मैं वहां से हंटरों की मार खाकर आपकी शरण में आया हूँ। मैं देश का द्रोही था, जाति का शत्रु था। मैंने अपने स्वार्थ के वश, अपने अविश्वास के वश देश का बड़ा अहित किया, खूब कांटे बोए। उनका स्मरण करके ऐसा जी चाहता है कि हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दूं। एक आवाज, हाँ अवश्य कर दीजिए। आपसे न बने तो मैं तैयार हूँ। प्रधान की आवाज, यह कटु वाक्यों का अवसर नहीं है। नहीं, आपको यह कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। मैं स्वयं यह काम भली भांति कर सकता हूँ, पर अभी मुझे बहुत कुछ प्रायश्चित करना है। जाने कितने पापों की पूर्ति करनी है। आशा करता हूँ कि जीवन के बचे हुए दिन इसे प्रायश्चित करने में, यही मुंह की कालिका धोने में काटूं। आपसे केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मुझे आत्म सुधार का अवसर दीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए और मुझे अपना दीन सेवक समझिए। मैं आज से अपना तन मन धन सब आपको अर्पण करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी विचित्र होली। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए और जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।